नमस्कार। आपके अपने ही चैनल एक्सेलेंस लर्नर में आपका स्वागत है, जहां से मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए अपडेट लेके आता हूं आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का रेगुलरली। ठीक है। आज इसी क्रम में क्लास 7 एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक की एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को लेके मैं आया हूं। आज इसकी व्याख्या होगी, इसके बारे में विचार होगा आप लोगों के साथ, जो कि कविता लिखी गई है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा। यही है शिव मंगल सिंह सुमन, इस कविता के रचयिता और इस कविता के कवि जो भी कहें। आज इसी कविता के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब कभी भी मैं यहाँ से अपडेट करूं आपको तत्क्षण उसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी की एक कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन बड़ा ही जाना पहचाना सा नाम है हिंदी साहित्य में। बहुतेरी कविताओं इन्होंने लिखी हैं और प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता की क्या महत्ता होती है, स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, स्वतंत्रता से हम के नहीं होने से हम क्या कुछ खो देते हैं, इन चीजों को बड़े ही सुंदर एक काव्यात्मक रूप में कवि ने अपने शब्दों में, अपने छंदों में पिरोया है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 बंधों में यह कविता आपकी बद्ध है। हर एक छंद और बद्ध का मैं आप लोगों के सामने अर्थ सहित व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि ने पक्षी को को एक आवाज दिया है। पक्षी कह रहा है हम पक्षी हैं। कहाँ पंछी हैं? कहाँ के? उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब खुला, जिसमें कोई बंधन न हो, बंधन मुक्त। आपने देखा कि आसमान में कोई दीवार नहीं होती, वो बंधन मुक्त होता है। तो हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के। आगे कह रहे हैं पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। पिंजर बद्ध मतलब पिंजरे में बंद, न गा पाएंगे। कनक, कनक मतलब यहाँ पर सोना है। कनक तीलियों, तीली मतलब पिंजरे की जो दीवार होती है, लोहे की पतली पतली तारों से बनी हुई होती है, वह कह रहे हैं वह तीलियों से टकराकर पुलकित, जब पक्षी खुश होता है तो अपना पंख फुला लेता है, उसे कहते हैं पुलकित पंख। पुलकित पंख टूट जाएंगे, यह इसका अर्थ शब्दों का। अब इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे बंद का अर्थ हम जानने का प्रयास करें। पक्षी कह रहा है कि हम खुले आकाश के, खुले गगन के पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरे में आप बंद कर दोगे, पिंजरे में बांध दोगे, तो हम नहीं गा पाएंगे। कारण कि पिंजरे की जो तीलियां हैं, चाहे वो सोने की ही क्यों न हो, उससे टकराकर मेरे ये खुशी वाले पंख टूट जाएंगे। ठीक है। अब पक्षी अपनी विशेषता बताता है, वह है कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। पक्षी कहता है हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैदासे। पक्षी अपना स्वभाव बता रहा है इस पंक्तियों के माध्यम से। कवि ने पक्षी के स्वभाव का प्रतिचित्रण किया है। पक्षी कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले हैं। पक्षी नदियों में अपना चोंच लगाकर पानी को पी लेता है, तालाब से वह पानी पीकर चला जाता, उसके लिए किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती। पक्षी कहता है वैसे ही हम तो बहते पानी पीने वाले हैं। अगर मुझे तुम पिंजड़े में बंध कर पानी पिलाने का प्रयास करोगे तो भाई मेरा स्वभाव नहीं है बंधा हुआ पानी पीने का, मैं तो भूखे प्यासे मर जाऊंगा। आगे कहते हैं कभी कहीं भली है कटुक निवोरी। कटुक मतलब होती है कड़वी, निवोरी मतलब नीम। नीम आपने देखा होगा, एक पेड़ होता है,
जो कि काफी एंटीसेप्टिक पेड़ होता है यह। तो नीम की जो छोटे छोटे फल होते हैं उसे निमोरी कहा जाता है। तो यहाँ पर पक्षी कह रहा है कि आपके द्वारा जो हमें बंद कर देते हो पिंजड़े में और खाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देते हो, मैदे जैसी कोमल वस्तु, सॉफ्ट मटेरियल भी मुझे हमें देते हो, लेकिन वह मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो भाती है वह कटुक निवोरी ही, कड़वी नीम का फल ही। क्यों? क्योंकि वह मुझे मुक्त रूप से मिलता है, मेरे मन के अनुसार मिलता है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं मिलता। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि गुलामी होने के बाद हम क्या कुछ खो देते हैं, है ना। स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर, सोने की जंजीर में बंधकर मतलब पिंजड़े में बंद होकर पक्षी अपनी गति, अपनी चाल, अपनी उड़ान सब कुछ भूल जाता। क्योंकि यह तो जब वह बाहर में रहता है तो नित्य प्रति वह उड़ के इधर से उधर जाता है, लेकिन पिंजड़े में बंद हो जाने के बाद उसे उड़ने का अवसर नहीं मिलता, उसे उड़ने का समय नहीं मिलता, इसलिए वह अपनी सारी गतियों को भूल जाता है। तब उसकी वास्तविक, तो वो अपनी वास्तविकता से दूर सपने में चला जाता और सपने में क्या देखता है कि तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब वृक्ष, फुनगी मतलब सबसे ऊंची शाखा। वह सपने में पक्षी देखता है कि वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर वह झूला झूल रहा है, जैसा वह कभी झूला करता था। वास्तविकता से वो दूर हो जाता है, केवल कल्पनाओं में जीता है और अपनी वास्तविक गति, अपना वास्तविक स्वभाव सब कुछ भूल जाता है। कब? जब वह पड़ जाता है बंधन में, जब उसे कोई गुलाम बना लेता, जब वो अपनी स्वतंत्रता को अपना लेता है, स्वतंत्रता उसकी समाप्त हो जाती है। इस हाल में इतने सारे परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुनते तारक अनार के दाने। कभी इस पंक्ति के माध्यम से एक मनोभावना जाहिर करता है जन सामान्य का कि जब हम आजाद हो रहते हैं, जब हम किसी के बंधन में नहीं रहते, हमारे ऊपर गुलामी की कोई जंजीर नहीं रहती, तो क्या कुछ अरमान होते हैं अपने। अरमान मतलब आशा। क्या आशा होती है कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने। उस समय इच्छा हो जाती है कि यह जो नीला सा आकाश, जो विस्तृत आकाश, सीमाहीन आकाश दिखाई पड़ता है, इसकी सीमा को पा लेने की इच्छा जाग जाती है। उसे भी, उसका भी आर पार अता पता पाने की इच्छा जाग जाती है और अपनी चोंच के माध्यम से आकाश में जो ये तारे हैं, तारे रूप जो कि अनार के दाने के तरह दिखाई पड़ते हैं, उन्हें भी चुन लेने की, उन्हें भी चुग लेने की अरमान थे। कब? जब हम स्वतंत्र थे। यह एक स्वतंत्र पक्षी की बात बताई जा रही है, लेकिन यही पक्षी जब स्वतंत्र हो जाता है, जब पिंजड़े में चला आता है, तो अपनी सारी वास्तविकता को वो भूल जाता है। आगे कह रहे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सा। क्षितिज शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्षितिज एक काल्पनिक जगह है। अगर हम दूर खुले मैदान में खड़े होते हैं तो दूर से मुझे धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई पड़ता, जो वास्तविकता तो है नहीं, एक काल्पनिक है। तो हम क्षितिज को खोजने के लिए ज्यों ज्यों क्षितिज के पास आगे बढ़ते हैं, वो हमसे उतना ही दूर भागता हुआ दिखाई पड़ता है। कवि कह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से, पंछी के माध्यम से, कि होती सीमाहीन से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अपने पंख, होड़ा होड़ी मतलब प्रतिद्वंदिता, है ना, स्पर्धा। कभी कह रहा है कि अगर मैं स्वतंत्र रहा होता, पिंजड़े में नहीं होता, अगर मुझे पिंजड़े में नहीं डाला गया होता, तो मैं अपने पंख से होड़ लेने का प्रयास करता, स्पर्धा करता इस सीमाहीन क्षितिज से। फिर क्या होता? जब हम स्पर्धा करते हैं तो या तो हमें विजय मिलती है या नहीं तो पराजय, है ना। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज को पा लेते, या हम थक जाते। और जब हम थक जाते हैं, हम जब दौड़ते हैं तो हमारी सांस
स्वतः तेज हो जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। यह कहता है कि पक्षियों के माध्यम से कह रहा है या तो हम क्षितिज को पा लेते या हमारी सांस की रफ्तार बढ़ जाती। मतलब सांस की रफ्तार बढ़ना एक तरीके से व्यायाम ही है, या तो मेरा व्यायाम हो गया होता या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए होते, है ना। अंत में बड़ा ही मार्मिक पंक्ति कवि लिख रहे हैं और पक्षी के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी मांग क्या है। कहता है नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला, मुझे घोंसला दो या ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मेरे रहने का कोई भी जगह ना दो, सब कुछ तोड़कर समाप्त कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन यदि पंख दिए हो तो मेरी जो वास्तविक उड़ान है, जो मेरा नैसर्गिक उड़ान है, जो मेरा वास्तविक स्वभाव है, उसमें विघ्न मत डालो, मेरा सब कुछ छीन लो। कवि इस पंक्ति के माध्यम से एक ही बात हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कह रहा है यह पक्षी कि मेरा सब कुछ छीन लो, मुझे उससे कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं। लेकिन यदि हमारे पंख ईश्वर ने प्रदान किए हैं तो मेरी जो आकुलता है, मेरी जो मन में जो उत्कंठा है कि सीमाहीन क्षितिज को छू लूं, मैं आकाश की परिसीमाओं का मापन कर लूं, आकाश में उगने वाले इन तारों को मैं गिन पाऊं, उन्हें अपने चोंच से चूम पाऊं, यह जो मेरी परिकल्पना है, कृपया कर इस पर बाधा मत डाले, चाहे मेरा जो कुछ लेना है छीन लो। तो बड़े ही सुंदर यह कविता है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब आपकी बारी है कि इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे और पुनः आपके पाठ्य पुस्तक में जो यह कविता दी गई है उसका अद्योपांत आप पाठन कर लेंगे। ठीक है, आपको यह कविता पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बच्चों, अब आपकी बारी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें और शेयर करें, ताकि मैं अगली बार कुछ और विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आऊं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।